नमस्कार साथियों, आप सभी का क्लास 12 फिजिक्स के क्रैश कोर्स में स्वागत है। ये बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए है और दोस्तों आज का जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ उसमें 5 नंबर के आएंगे, तो वीडियो तो अंत तक बने रहें। और ये आपको मैं टॉपिक को बहुत ही आसान भाषाओं में समझाने का प्रयास करेंगे और थोड़ा भी अगर आप सीरियस होंगे तो आपको यहीं पर याद भी हो जाएंगे। सबसे पहले हम टॉपिक को लेने वाले हैं कूलाम बल, कि कूलाम बल क्या होता है। सवाल पेपर में दो तरह के आते हैं कि एक कूलाम जो है, कूलाम बल जो है क्या होता है, या कूलाम नियम को लिखिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न यह आता है कि कूलाम नियम के सीमा क्या है। तो सबसे पहले हम कूलाम आपको बल को समझाते हैं या कूलाम नियम को समझाते हैं। तो कूलाम आपका नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास दो आवेश है। क्या है? दो आवेश है, एक Q1 आवेश है और एक आवेश है Q2। एक Q1 चार्ज है और एक क्या है जी, Q2 चार्ज है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r। मान लेते हैं क्या है, r है। मानने में क्या आता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। और इनके बीच जो लगने वाली फोर्स होती है वो क्या होती है, F। तो कूलाम नियम क्या कहता है कि इन दो कूलाम नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, अब वो लगने वाला जो बल होगा वो आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ भी हो सकता है। लगने वाला बल क्या हो सकते हैं, आकर्षण हो सकते हैं या प्रतिकर्षण हो सकते हैं। तो है क्या कि कूलाम नियम के अनुसार दो आवेशों पर, कूलाम नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला बल इन्हीं दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या सुना आपने, आप देखिए कूलाम नियम के अनुसार दो आवेशों पर लगने वाला बल, एक मतलब बल, इन्हीं दोनों आवेशों के गुणनफल के, देखिए Q1 इंटू Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के, गुना मतलब गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो r हमने दूरी माना है, तो दूरी स्क्वायर मतलब वर्ग, और एक बटा कर दिए क्या हो गया, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब नियम को आप इस पे याद करेंगे। कूलाम नियम के अनुसार दो आवेशों पर लगने वाला बल इन्हीं दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या सुना आपने, कूलाम नियम के अनुसार दो आवेशों पर, कितने आवेशों पर, दो आवेशों पर लगने वाला क्या होगा, बल उन्हीं दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती Q1 इंटू Q2, इसको आप इक्वेशन 1 मानेंगे और फिर F समानुपाती 1/r², इसको समीकरण आप 2 मानेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके पहले के जो भाषा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप दोनों में देखिए F है, बहुत ही आसान शब्दों में। तो आप F को लिख लेंगे, समानुपाती है तो समानुपाती लिखेंगे। Q1 Q2 में 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो Q1 और क्या मिलेगा, Q2, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुना भाग कीजिए। बटा में r² है तो बटा में r²। अब जब भी समानुपाती चीज साइन हटाया जाएगा तो आप याद रखना कि बराबर का चिन्ह और कांस्टेंट राशि आता है। जब भी हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, बराबर का चिन्ह और कांस्टेंट राशि आता है। और कांस्टेंट राशि का मान अगर आपको पता नहीं है, आप नियम को आप नहीं पढ़े हैं, तो आप वहां पर k लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। लेकिन कूलाम के नियम के अनुसार कांस्टेंट राशि k का जो मान होता है वो होता है 1/4πε0। तो आप लिख देंगे F इक्वल टू, ये साइन हटा समानुपाती का तो बराबर का साइन आ गया, और इसके बदले में कांस्टेंट राशि जो क्या आया, k के राटा, k आप लिख सकते हैं कांस्टेंट राशि, और Q1 इंटू क्या हो गया दोस्तों, Q2, अब बट्टा में क्या है आपका r² जो है वो लिख दिया। इसी को कूलाम बल कहा जाता है। प्राप्त व्यंजक क्या है, कूलाम बल। अब अलग से आप लिख लेंगे जो k है, k का मान कितना होता है, तो इससे बोलते हैं 1/4πε0, 1/4πε0 होता है। और या ये किसके बराबर होता है, 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो आप याद रखेंगे 9 गुना 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। एक और बात, इससे क्या बनेंगे 1/4πε0। अब सवाल है यहाँ पर इप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, अलग से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर एक और सवाल लिख लीजिए, जान लीजिएगा कि इप्सिलॉन का मात्रक और विमा क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं इप्सिलॉन, उसको पलट लीजिएगा। तो सबसे पहली बात देखिए इप्सिलॉन का मान, तो मान क्या होता है भाई साहब इप्सिलॉन का, इसको बोलते हैं मुक्त आकार। कूलाम नियम के सीमा क्या है, दूसरा हमारा सवाल, कूलाम नियम के सीमा क्या है, ठीक है, कूलाम नियम के सीमा,
ठीक है, आप हेड डाल लेंगे कूलाम नियम के सीमा। ठीक है, तो कूलाम नियम के जो सीमा है ये कहता है क्या कि बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। कूलाम नियम से क्या है, बिंदु आवेश के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए सत्य होता है। ठीक है, दूसरी बात ये स्थिर आवेश के लिए सत्य होता है। ठीक है ना, स्थिर आवेश जो रेस्ट में रहेंगे। ठीक है, तो ये बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है, स्थिर आवेश के लिए सत्य होता है। ठीक है, और ये कम से कम आपका 10 के पावर माइनस 16 सेंटीमीटर से कम दूरी के लिए सत्य नहीं होता है। ये 10 के पावर माइनस 16 सेंटीमीटर से कम दूरी के लिए क्या होता है, सत्य नहीं होता है। तो कूलाम नियम की सीमा भी बहुत वीवीआई है। पहला है भाई साहब बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है, दूसरा है स्थिर आवेश के लिए सत्य होता है, और तीसरा है कि 10 के पावर माइनस 16 सेंटीमीटर से कम दूरी के लिए सत्य नहीं होता है। ठीक है, रेखाएं क्या है एवं इसके गुण लिखिए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है एवं इसके गुण को लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सबसे पहले जानते हैं, मान लीजिए कॉइल है या कुंडली है, और इस कुंडली के चारों तरफ जो काल्पनिक रेखाएं होगी उसे कहा जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या सुना आपने कि किसी कुंडली के चारों तरफ जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आपको याद रहेगा, कोई भी कॉइल है और उसके चारों तरफ जो काल्पनिक रेखाएं होगी उसे कहा जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब है क्या दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई। अब इसके गुण की बात करते हैं। आपने ये सुन लीजिए, किसी कुंडली के चारों तरफ जो काल्पनिक रेखाएं होती है, जो काल्पनिक रेखाएं होती है मतलब जो दिखाई नहीं देगी, सिर्फ आप इसे फील कर सकते हैं, इसे कहा जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, अब इसके गुण को देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से समाप्त होती, धन आवेश से प्रारंभ होती है, धन आवेश से क्या होती है, प्रारंभ होती है, और ऋण आवेश की तरफ समाप्त हो जाती है। मतलब धन आवेश से स्टार्ट होगी और ऋण आवेश की तरफ क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव की तरफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी बात आप याद रखेंगे, पहला गुण हो गया धन आवेश से प्रारंभ होती है, ऋण से समाप्त हो जाती है। दूसरा गुण आप याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है ये एक दूसरे का जी नहीं काटती है। तीसरा गुण भी आप एक याद कर लेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं संतत एवं समान होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, संतत एवं समान होती है। तो चलिए एक बार फिर से इसको क्विक रिवीजन करवाते हैं। किसी कुंडली के चारों तरफ काल्पनिक रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। गुण की बात करते हैं, धन आवेश से प्रारंभ होती है, ऋण आवेश के समाप्त हो जाती है, एक दूसरे को नहीं काटती है, और ये संतत होती है। क्या होता है जी, संतत होती है, और सतह के लंबवत भी गमन करती है। इसके अलावा आप याद रखेंगे, पेपर में इस प्रश्न को नाम किस नाम से, दो नाम से पूछे जाते हैं, विद्युत क्षेत्र क्या है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है, आप प्रश्न को नोट करते जाएंगे, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है। तो इसको फॉर्मूला पर मैं आपको याद कराने का प्रयास करता हूं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता को जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसे वेक्टर ई से सूचित करते हैं। पहली बात तो ये आपका वेक्टर ई अब लग गया तो समझ में आ गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्वांटिटी जो है दो तरह की होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो है क्या कि देखिए E इक्वल टू फॉर्मूला होता है F/Q। तो आप बोल सकते हैं कि इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या सुनाई दिया, इकाई आवेश पर जब भी इस तरह का रहेगा ना, आप ऐसा शब्द लगा सकते हैं। किसी चालक के इकाई आवेश में, क्या सुनाई दिया, किसी चालक के इकाई आवेश में लगने वाले बल को, इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। सुनिएगा गौर से, याद हो जाएगा। तो किसी चालक के इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। अब आगे बात, जो फॉर्मूला रहेगा उसी से उसको सूचित करते हैं। तो इसे वेक्टर ई से सूचित किया जाता है। इसे कैसे करता है, वेक्टर ई से। फिर वेक्टर ई बराबर फॉर्मूला लिख दीजिएगा F/Q, फिर इसकी एसआई मात्रक लिख दीजिएगा। और तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो बल का मात्रक F मतलब फोर्स की मात्रक न्यूटन हो जाएगी, यूनिट न्यूटन हो जाएगा। और आवेश का मात्रक कूलम ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले के चुपचाप नीचे वाले गुना में पावर का चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम। क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पर देख लीजिए, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, ऊपर वाले का चुपचाप नीचे वाले के गुना में लिखो, पावर का चिन्ह बदल जाएगा। किसी राशि के पावर में कुछ भी नहीं हो तो 1 होता है। क्या होता है, 1। इसकी बीमा आपको मैं बताने के प्रयास करूं। आप याद रखना कि न्यूटन का बीमा mLT के पावर -2 होता है। क्या होता है, न्यूटन की बीमा क्या होती है,
एल टी के पावर माइनस 2 होती है। ये 11th क्लास की पहला ही चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन। और सी कूलाम का बीमा 80 होता है, तो क्या लिखे आप 80, और इस पे -1 है तो इस पे -1, इस पे -1। अब थोड़ा सजा के लिखना पड़ेगा आपको। देखिए एम है तो एम, एल आपके पास एक है, एल लिखिए। टी कितना है, 2 रुपये या कर्जा लिए थे चॉकलेट खाने के लिए पिताजी से, बोला नहीं पिताजी 1 रुपया और दीजिए, 3 रुपया वाला पार्ले जी खाएंगे। तो देखिए टी के गुना में बेस सामान हो, बेस को एक बार लिखकर पावर को जोड़ देते हैं, मतलब 2 रुपया कर्जा लिए थे, 1 रुपया और कर्जा ले लिए, कितना हो गया 3 रुपया कर्जा, और ए के पावर -1 है तो ए के पावर -1। डायमेंशन को बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का आपका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति क्या हो गया दोस्तों, कूलम। इसके अलावा इसका मात्रक एक और होता है, याद रखिएगा, वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। ये भी आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। और बीमा क्या हो गई, एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1 हो गया। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता आप फिर से देख सकते हैं कि इकाई आवेश पर लगने वाले बल को भी क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसे इससे जाता है, इसका एसआई मात्रा न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति कूलम, वोल्ट पर मीटर होता है। बीमा एम एल टी के पावर -3 और ए के पावर -1। धमाकेदार है क्योंकि इसे बहुत बार पूछा गया है। क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसके एसआई मात्रक लिखे। विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसके एसआई मात्रक लिखे, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, ठीक है, इसको इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। क्या होता है, इसके एसआई यूनिट लिखे। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसके एसआई मात्रा को लिखे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ये डाइपोल क्या होता है पहले समझिए। जब एक प्लस आवेश रहेगा और एक माइनस आवेश रहेगा, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज वाला आवेश होगा, एक नेगेटिव चार्ज आवेश होगा, तो इसे डाइपोल कहेंगे। क्या बोलेंगे, डाइपोल, मतलब द्विध्रुव कहा जाएगा। ठीक है, अब है क्या कि मतलब, और इनके बीच की अल्प लंबाई होती है। अल्प लंबाई क्या होती है, 12 होती है। तो डिफिनीशन क्या कहता है विद्युत द्विध्रुव का, कि दो बराबर, देखिए दो बराबर, दोनों बराबर आवेश है भाई साहब, दो बराबर एवं विपरीत आवेश के, दो बराबर एवं विपरीत आवेश के, मतलब एगो पॉजिटिव वाला तो एगो नेगेटिव वाला, एगो पॉजिटिव वाला एगो तो क्या जी नेगेटिव वाला। तो दो बराबर एवं विपरीत आवेश के निकाय को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं भाई साहब, एगो मेल एगो फीमेल, ठीक है, दोनों का है बराबरे है, लेकिन एगो मेल है क्या है, फीमेल है, और उसके निकाय को मान लीजिए मुड़िए को, ठीक है ना, सर को क्या बोलते हैं, विद्युत आघूर्ण कहते हैं। इनके बीच की दूरी क्या होती है, अल्प होती है। क्या होती है, अल्प होती है। क्या होती है जी, अल्प होती है। इनका एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम मीटर होता है। क्या होता है, कूलम मीटर। तो फिर से सुनिए, दो बराबर एवं विपरीत आवेश के निकाय को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, और इसे वेक्टर P से सूचित किया जाता है। अर्थात वेक्टर P बराबर फॉर्मूला का होता है तो Q इंटू 12 का होता है जी, Q इंटू 12 होता है। 12 क्या है, अल्प लंबाई क्या है, Q क्या है तो आवेश। फिर इसकी एसआई मात्रक पूछ दिया तो एसआई मात्रक लिखेंगे। इसका एसआई मात्रक क्या होती है, एसआई मात्रक, तो आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलम, और लंबाई के मात्रक क्या होता है, मीटर, तो क्या हो गया, कूलम मीटर। मान लीजिए डायमेंशन पूछ देगा तो बीमा का होगा, तो कूलम का बीमा 80, कूलम का बीमा 80 और लंबाई का बीमा L, तो बीमा क्या हो गया 80L। क्या हो गया 80L। अब कभी कभी ई नहीं देगा 80L, तो 80L ही ढूंढना है। तो जो बीमा जो है ना MLT के रूप में लिखते हैं, तो ना ही देगा, जो जानते हैं, जो नहीं देगा वो 0 देगा, M के पावर 0, और L है तो L दे देगा, और T है तो TO देगा, और A है तो भाई साहब A देगा। और M नहीं था तो M का पावर क्या लगा दिया 0, क्योंकि किसी भी राशि का पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, और 1 से गुना कीजिए चाहे भाग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो छठा प्रश्न है क्या कि बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण क्या होता है, ठीक है ना, मतलब टॉर्क भी इसको बोलते हैं, टाउ से सूचित किया जाता है। और इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि विद्युत ध्रुव पर बलाघूर्ण के द्वारा बलाघूर्ण का व्यंजक को प्राप्त कीजिए। तो दोनों सवाल को आप लिख लेंगे, बलाघूर्ण क्या है या विद्युत ध्रुव पर बलाघूर्ण का व्यंजक को प्राप्त करें। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, देखिए कि बलाघूर्ण किसे कहते हैं, डिफिनीशन रेडी होनी चाहिए। तो बल और लांबिक दूरी के गुणनफल को बलाघूर्ण कहते हैं। क्या सुना आपने, कि बल और लांबिक दूरी के गुणनफल को बलाघूर्ण कहा जाता है, और इसे टाउ से सूचित किया जाता है। इसे किससे कहते हैं, टाउ से सूचित किया जाता है। और अर्थात टाउ बराबर क्या होता है दोस्तों, तो देखिए हमने बताया कि टाउ बराबर क्या होता है, कि बल और लांबिक दूरी गुणनफल को, तो बल इंटू लांबिक दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा एस, ठीक है।
और यह टाउ है तो टाउ। अब बल क्या लगती है आपको पता है, क्यू ई लगता है, क्यू ई। अब ये क्यू ई कहाँ से आया, तो आपने पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और मैंने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई बराबर होता है एफ बटा क्यू। तो यहाँ से अगर आप एफ को निकालेंगे, बटा में एक मानेंगे, तो एफ में एक से गुना करें एफ मिलेगा, और क्यू में इसे करेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू ई मिल जाएगा। मतलब बल क्या हो गया, क्यू ई। और यहाँ पर डेल्टा एस है तो डेल्टा एस या 12 आप लंबाई लिख सकते हैं, सबसे बढ़िया 12 दोस्तों, क्या जी अल्प लंबाई डाइपोल की क्या आती है 12, तो 12 लिखिए। और एंगल इसमें दोस्तों साइन थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं, साइन थीटा। एंगल क्या लेते हैं, साइन थीटा रखिएगा। अब देखिए Q इंटू 12, Q इंटू 12 आपने अभी पढ़ा, विद्युत द्राघुन का फॉर्मूला होता है Q इंटू 12, P बराबर क्या होता है Q इंटू 12। तो Q इंटू 12 के बदले में आप क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। और आपके पास E है तो दोस्तों क्या लिखेगा E, और साइन थीटा है तो साइन थीटा, मतलब टाउ बराबर क्या हो गया P साइन थीटा। अब है क्या कि टाउ, ये साइन थीटा हटता है ना तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब कोस थीटा हटता है ना तो डॉट प्रोडक्ट आता है, याद रखिएगा। तो साइन थीटा जैसे हटाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट और लगाएंगे, तब पी क्रॉस क्या हो गया ई, वेक्टर पी क्रॉस दोस्तों क्या हो गया ई। तो टाउ बराबर जो आपका है टॉर्क जो होती है क्या होता है, पी क्रॉस वेक्टर क्या आता है जी, ई के दिशा में होता है। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी। तो आपने क्या सुना कि बलाघूर्ण किसे कहते हैं, तो बल और लांबिक दूरी के गुणनफल को बलाघूर्ण कहा जाता है, इसे टाउ से सूचित किया जाता है। अर्थात टाउ बराबर क्या होता है, तो एफ इंटू 12 होता है, या एस भी आप लिख सकते हैं। फिर आप कहेंगे जो बल होगा वो क्यू ई होगा, और एल का भाई साहब 12 है तो 12 लिखेंगे, और एंगल बोला कि साइन थीटा लेते हैं। फिर आपके पास से हम लोग लिखेंगे कि टाउ बराबर दोस्तों क्यू ई है तो क्यू इंटू 12 का मान वेक्टर पी होता है तो पी लिख देंगे, ई है तो ई लिख देंगे, और साइन थीटा तो साइन थीटा, और साइन थीटा हटाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, साइन थीटा हटाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट लाएंगे, टाउ बराबर क्या हो गया वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो मजे से पढ़िए भाई साहब, एग्जाम नजदीक आ रहा है। मैं प्रयास करूंगा दोस्तों कि एकदम एक दिन डेली एक चैप्टर डालूं, जो बीबीआई है बहुत ज्यादा। अब प्रश्न है संतत आवेशों का वितरण क्या है, हेडिंग है संतत आवेशों का वितरण, लेकिन इसमें पेपर में क्या पूछे जाते हैं देख लीजिए। पहले टॉपिक को समझाता हूं, संतत आवेशों का वितरण। तो देखिए संतत आवेश का जो वितरण है ना, वो वितरण आपका एक समान होगा। संतत मतलब एक समान आवेश का फैलाव होगा। तो ये फैलाव जो है आवेश का, या तो लंबाई में हो सकता है, या लंबाई चौड़ाई दोनों में हो सकता है, या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में हो सकता है। तो देखिए लंबाई में होगा तो उसे कहा जाएगा रेखीय आवेश घनत्व। पहले देखिए लंबाई हो गया, लंबाई चौड़ाई दोनों मिलता है तो एरिया कहते हैं, क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मिलता है तो उसे आयतन बोलते हैं, वैल्यूम बोला जाता है ना। तो देखिए जब क्या होगा, आवेश जो है लंबाई में फैल जाएगा, सिर्फ लंबाई में फैलेगा तो उसे बोलेंगे रेखीय चार्ज डेंसिटी, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और इसको लेमडा से सूचित करेंगे। और एक आपका होगा दूसरा जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व, हिंदी में कहा जाता है। ठीक है ना, तो जो एरिया में जो चार्ज आपका फैलेगा उसे कहा जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। और जो आपका आयतन में पूरे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में चार्ज फैल जाएगा तो उसे कहा जाएगा आयतनिक आयतन घनत्व, आवेश घनत्व, आयतनिक आवेश घनत्व या आवेश का आयतन घनत्व। तो मैं आपको बारीकी से बताता हूँ। पहला आप जानेंगे रेखीय आवेश घनत्व, ये VVI है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पूछता है एग्जाम में कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो रेखीय आवेश घनत्व इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। डिफिनेशन क्या होगा, फार्मूला से याद रख लेंगे भाई साहब, लेमडा बराबर क्यू बाई एल होता है, या लेमडा बराबर क्यू बाई डेल्टा होता है। ठीक है ना, डेल्टा एल। तो है क्या, किसी चालक इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर। आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, तो क्या होगा कूलाम प्रति मीटर। क्या होगा भाई साहब, मात्रक क्या होगा कूलाम प्रति मीटर। और बीमा क्या होगी आई टी एल के पावर -1। आवेश का बीमा आई टी और एल का बीमा क्या होगा -1। दूसरा आपका याद रखेंगे आप, दूसरा क्या होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसको फॉर्मूला पे रखेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। तो किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है, और इसे सिग्मा से सूचित करते हैं, अर्थात सिग्मा बराबर क्यू बाई ए फॉर्मूला हो गया।
और इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई साहब, आवेश का मात्रक कूलाम, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तक क्या हो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब बीमा क्या हो जाएगी ITL⁻⁻1। फिर आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है, तो है क्या दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू Q/V। तो किसी चालक के इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है या आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। इसे रो से सूचित किया जाता है रो बराबर Q/V। एसआई मात्रा क्या होगा, तो आवेश का मात्रा कूलम, आयतन का मात्रा मीटर क्यूब, तो कूलम प्रति मीटर क्यूब। बीमा क्या होगा ITL⁻⁻3। तो अब जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, विद्युतीय फ्लक्स क्या है। विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, इसके एसआई मात्रा क्या होती है। तो विद्युतीय फ्लक्स को आपको बताते हैं हम, विद्युतीय फ्लक्स, ठीक है भाई, V/0 मतलब विद्युतीय इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात है क्या कि विद्युतीय फ्लक्स का डिफिनीशन आप दो तरह से लिख सकते हैं। तो है क्या, पहला डिफिनीशन एनसीईआरटी बोलती है किसी बंद पृष्ठ से, मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है क्लोज, ठीक है ना, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह के सामर्थ्य को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। क्या सुना आपने, ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, ऐसे गुजरने वाले, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, पहले हमारे साथ इतना याद कर लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह के सामर्थ्य को, समूह के सामर्थ्य को, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह के सामर्थ्य को, समूह के सामर्थ्य को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। और इसे फाई से सूचित किया जाता है, किससे होता है, फाई से सूचित किया जाता है। और फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो EDA cos थीटा होता है। क्या होता है, EDA cos थीटा होता है। फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, EDA cos थीटा होता है, ठीक है। आप चित्र अच्छे से बनाएंगे, पिक्चर देख लीजिए, अच्छा लगा दिए हैं, आपके लिए मेहनत कर दिए। फाई बराबर, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका एसआई मात्रक निकालेंगे। एसआई मात्रक क्या होगा विद्युतीय फ्लक्स का, तो ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका क्या हो गया न्यूटन प्रति कूलम। डीए मतलब अल्पांश क्षेत्रफल है, एरिया, तो एरिया का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। ये हो गया विद्युतीय फ्लक्स की मात्रक। कॉस थीटा किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक मान का एसआई मात्रक और बीमा नहीं होते हैं, ठीक है। अब बीमा का देखिए निकालेंगे, न्यूटन के बीमा रहुआ के बतैले रहनी mLT⁻⁻2 होला। आवेश का बीमा, सी का बीमा क्या होता है 80 होता है, तो अब पावर -1 है तो पावर में दोनों -1 लगाइए। और एम का बीमा क्या होता है एल होता है, तो स्क्वायर लगाइए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, तो एम है तो एम। अब एल देखिए 1 रुपया हियाँ पापा जी दे दिए, मम्मी जी 2 रुपया दे दी, तो कितना हो गया 3 रुपया। और टी के पावर यहाँ 2 रुपया कर्जा था, किसी दोस्त से लिए थे, फिर 1 रुपया और ही कर्जा ले लिए, तो कितना रुपया कर्जा हो गया 3 रुपया। एम्पियर महाराज को ऐसे ही छाप दीजिए, तो हो गया ये विद्युतीय फ्लक्स का बीमा। क्या हो गया विद्युतीय फ्लक्स क्या जी, बीमा हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। अब क्या है हमारा विद्युत आवेश क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, ठीक है। विद्युत आवेश क्या होती है, तो आप लिखेंगे दोस्तों कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है। विद्युत आवेश दोस्तों क्या है, तो शॉर्ट में याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आंतरिक गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। क्या सुना आपने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आंतरिक गुण को विद्युत आवेश कहा जाता है। इसे Q से सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक, इसकी एसआई मात्रक कूलाम होती है। इसकी एसआई मात्रक क्या होती है, कूलाम होती है। इसका व्यवहारिक मात्रक याद रखिए, मैं जितना डाटा बता रहा हूँ MCQ में भी आता है। इसका व्यवहारिक मात्रक एम्पियर होता है। व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ये सॉरी एम्पियर घंटा होता है। क्या होता है, एम्पियर घंटा होता है। और इसकी सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होती है। क्या होती है, स्टेट कूलम होती है, यह स्टेट कूलम होता है। और एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है, तो 3 × 10⁹ कूलम। ये भी आप नोट करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा खास कर आते हैं। और विद्युतीय आवेश क्या है, ये सब्जेक्टिव में आता है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, ठीक है, लिखा हुआ है, हम आपको समझाएंगे। गॉस का प्रमेय और गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, फिर कूलम नियम का अनुप्रयोग, तीनों टॉपिक को मिलते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंटों करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो